हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हिस्ट्री का। इस वीडियो में हम लोग नेपोलिक कोड के बारे में या सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में करेंगे। नेपोलिक कोड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो एक मिलिट्री लीडर था, ठीक है, फ्रेंच आर्मी में। उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। नेपोलिक कोड या सिविल कोड 1804 उसी ने सारी जगह पे यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैलाया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी और भी दुनिया के बहुत सारे देशों में उसके द्वारा लगाई गई नीतियाँ लागू करी जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया उसने सबसे पहले द नेपोलिक कोड कन्फर्म्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलिक कोड में सबसे पहला काम ये हुआ कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसे गवर्नमेंट ले लेगी। सेकंड क्या किया, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसने कानून के आगे सबको समान बनाया, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई पियोन है, अगर सेम क्राइम करते हैं तो उसका पनिशमेंट सेम ही मिलेगा। इट अबॉलिश्ड ऑल द प्रोविजन बेस्ड ऑन बर्थ के बेस पे जो प्रोविजन स्पेशल जो कुछ चीज़ें मिलती थी, स्पेशल अटेंशन मिलती थी बर्थ के बिहाफ पे रॉयल फैमिलीज़ वगैरह को या एरिस्टोक्रेट्स को, तो उन्होंने नेपोलियन ने उसका भी विरोध किया, ठीक है। यानी कि बाय बर्थ सभी क्या हैं, सेम होंगे। आगे है फेडरलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ फ्यूडल एंड मेनोरियल ड्यूज टू वाज एंडेड। वो कह रहे हैं कि नेपोलियन ने और क्या किया, जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम आपने अगर 7th में पढ़ा हो तो सामंतवाद को कहते थे। मतलब बड़ी सी जो लैंड होती थी उसके ऊपर बड़े बड़े साहूकारों को बिठा दिया जाता था, वो साहूकार टैक्स इकट्ठा करके राजा को देते थे। तो फ्यूडल सिस्टम और मेनोरियल ड्यूज़, फ्यूडल सिस्टम और मेनोरियल ड्यूज़ होते थे कि कुछ टाइम के बाद लोगों को कुछ फंड देना पड़ता था। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरह से मेनोरियल ड्यूज़ में मतलब पीजेंट्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लोड होता था, उसमें कुछ मैनुअली उन्हें ड्यूज़ देने पड़ते थे, उन सबको उसने एंड किया, यानी उन सबको ख़त्म किया। पीजेंट्स की जो फसल है वो ओपनली बिकती थी, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लिविंग एंड कलेक्टिंग टैक्स वाज मेड मोर एक्विटेबल। Nobles, middle class and peasants become subject of state, all equal liable to buy tax। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इक्वल टैक्स कलेक्ट करने का कहा। सभी पीजेंट से इक्वल टैक्स होगा, चाहे वो नोबल हो यानी कि छोटे पीजेंट्स हो, बड़े पीजेंट्स हो या बीच के हो, सभी से इक्वल टैक्स पे किया जाएगा, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बेटा, ओके लेट्स स्टार्ट। उसके बाद आया कि बर्थ राइट जो थे वो उनको अबॉलिश किया और जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था उसको भी क्या किया, बंद कर दिया। उसके बाद आता है गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर एबोलिश। गिल्ड्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। कौन, जो व्यापारी होते हैं, जो आप कह सकते हो ट्रेडर्स होते हैं। मान लो ये ग्रुप था ट्रेडर का पंजाब का, ये ग्रुप था ट्रेडर का हरियाणा का, ये ग्रुप था ट्रेडर का उत्तराखंड का। तो पंजाब वालों ने कहा कि हम एक कपड़े की कीमत 100 रुपये रखेंगे, हरियाणा वालों ने कहा ठीक है हम भी 100 रख देंगे, इन्होंने कहा हम भी 100। इस तरह से जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, उनसे उनका माल जो है सारी जगह पे इक्वल बिकता था, ठीक है, और थोड़ा बेनिफिट हो जाता था। तो जो पहले टाइम में रॉयल फैमिलीज़ होती थी या डिक्टेटरशिप होती थी, वो इस तरह के ग्रुप्स लोगों को या ट्रेडर्स को नहीं बनाने देते थे। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि आप इस तरह से ग्रुप्स बनाइए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाइए और अपना जो है आप अपना पैसा भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप्स बनाने को अलाउ कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। उसके बाद अगला उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। अब ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, और अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो उसने भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव किया। उसने लास्ट क्या किया, कॉमन करेंसी। उन्होंने
करेंसी जो थी वो कॉमन कर दी, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग करेंसी होती थी, हर डायनेस्टी ने अपनी अपनी करेंसी बना रखी थी। उसने क्या किया, लगभग 30 करेंसी को एक जैसा यानी कि 2 करेंसी में चेंज कर दिया, यानी अलग अलग 30 जो कंट्रीज़ थे या छोटे छोटे आप कह लो किंगडम थे, उनकी अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग सिक्के थे, अलग अलग मोहरें थी। तो उन्होंने क्या किया कि हर जगह पे एक जैसी करके और लगभग 2 ही बस उन्होंने करेंसी रखी थी, ठीक है। और एक उन्होंने लास्ट काम जो बहुत इंपॉर्टेंट किया वो किया, वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। अगर कोई चीज़ बिकने के लिए जाती थी कहीं पे, तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि अगर वो कह रहे हैं कि 1833 में एक मर्चेंट जो था वो अगर हम्सबर्ग से कहाँ जा रहा है, नरमबर्ग जा रहा है, तो लगभग उसे 11 जगह पे अलग अलग जगह पे टैक्स पे करने पड़ता था। मान लो अपन अपने इंडिया की बात करते हैं, तो कोई चीज़ जम्मू कश्मीर से श्रीलंका जानी है या ये कह लो तमिलनाडु में जाना है, तो वो एक जगह पे टैक्स देगी, फिर पहले हरियाणा में देगी, फिर आप कह लो कि उसमें मध्य प्रदेश में देगी, थोड़ा राजस्थान में देगी, मध्य प्रदेश में देगी, और इस तरह से आती आती यहाँ तक उसे 11 टैक्स पे करने पड़ते थे, ठीक है। और 11 टैक्स में हर बार 5% देना पड़ता था, तो लास्ट तक उसके पास कुछ नहीं बचता था, ठीक है। उसने इस तरह के टैक्स को बंद कर दिया। उसने और क्या किया कि वेट और मेजरमेंट को स्टैंडर्ड किया। क्यों किया, मान लीजिए अगर एक जगह से दूसरी जगह आप कपड़ा बेचने जा रहे हो, तो एक जगह पे उसकी मेज़रमेंट 54.7 आ रही है, दूसरी जगह पे 55.1 आ रही है, तीसरी जगह पे 65.6 आ रही है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेज़रमेंट के अलग अलग ट्रिक जो सिस्टम चल रहा है उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है कि उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेज़रमेंट ठीक ठाक हो रही है। इसीलिए उन्होंने मेज़रमेंट का और वेट का एक यूनिफॉर्म मेथड तैयार किया। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।